रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका खेल की दुनिया में एक नया बिरला रिकॉर्ड है। हमारे साथ हैं विक्रम चौधरी। विक्रम चौधरी के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि वर्तमान में ये पत्रकार, एडवोकेट, शिक्षक और वेटरन स्पोर्ट्समैन हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज तक का जो इनका सफ़र है, ख़ासकर जो खेल का सफ़र है, उसके बारे में जानेंगे। विक्रम भाई, यूनिवर्सिटी में चाहे ट्रिपल जंप हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, एक ऐसा बिरला रिकॉर्ड आपके नाम रहा है, जो बरसों तक आपके खाते में जुड़ा रहा है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आपका स्पोर्ट्स का जो ख़ासकर जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में जो आपका रिकॉर्ड है, वो क्या है? देखिए, ये सारी शुरुआत हुई जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी। हुँ, और मैं शिमला में था, सेंट एडवर्ड स्कूल में था। तो हुँ, सेंट एडवर्ड स्कूल की एक बात ये है कि वो एकेडमिक्स के साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है। हुँ, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं लॉन्ग जंप का इवेंट किया और इतना अच्छा लॉन्ग जंप मारा कि शायद उस स्कूल का रिकॉर्ड ही बना दिया मैंने। शायद मैं छठी में पढ़ता था उस टाइम। हुँ, हुँ, और छठी से लेके लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप और बेस्ट एथलीट में 10वीं तक स्कूल का मैं रहा। ओके। उसके बाद मैं धर्मशाला में आ गया और हुँ, हमारे टाइम ये +2 +1 +2 सिस्टम होता था, तो मैं धर्मशाला कॉलेज में एडमिशन ले ली। हुँ, हुँ, तो धर्मशाला कॉलेज में भी स्पोर्ट्स का जो था एक बहुत ही अच्छा हमारा एक हुँ, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ मैंने लॉन्ग जंप क्योंकि वहाँ पे कोचेज़ भी थे, तो हमारे सबसे पहले कोच थे साय के मिस्टर राय थे। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप प्रैक्टिस किया करो। मैंने कहा सर तो आप करवाइए। अच्छा। तो बस वहीं से प्रैक्टिस शुरू हमने कर ली हुँ, और साथ ही में मैं फुटबॉल में भी था क्योंकि मैं +1 और +2 में था तो इंटर यूनिवर्सिटी तो खेल नहीं सकते थे क्योंकि हम बोर्ड ऑफ स्कूल हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में आते थे, हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी में तो आते नहीं थे। पर हमें इंटर कॉलेज में जाने का मौका मिला जहाँ पे ऊना में 1987 में मैंने सबसे पहले ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड बनाया। ओके। तो पिछला ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का था जो 13 साल पुराना रिकॉर्ड था। उसको आपने ब्रेक किया उसको मैंने ब्रेक किया। 89 में, 87 में 87 में। 87 में ये कहाँ ये क ऊना में हुआ था, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ओके। ख़ैर उस टाइम मैं इंटर यूनिवर्सिटी तो खेल नहीं पाया क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी एफ़िलिएटेड था नहीं हाँ, हाँ। और हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से था। ये आपने स्कूल में रहते-रहते ही रिकॉर्ड बना ये +1 में जब प्लस मैं 1 कॉलेज में था। ओके। तो साथ में लॉन्ग जंप में भी मेरा गोल्ड था उसमें हुँ, हुँ, और उस टाइम रिकॉर्ड नहीं बना था। तो ओके, रिकॉर्ड धर्मशाला कॉलेज के किसी रघुवीर जी का था और ओके, वो काफ़ी टाइम से वही रिकॉर्ड चलता आ रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद अगले साल जो हमारी एथलेटिक मीट हुई वो हुई मंडी में। हुँ, हुँ, तो उसमें मैंने जो है लॉन्ग जंप का भी रिकॉर्ड बना लिया। तो वो ठीक है। 88 में 6.660 का रिकॉर्ड जो था वो मेरा लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड हुँ, बना दिया और जो अभी तक मेरे को पता है कि अभी जानकारी तक कि अभी तक वो रिकॉर्ड बरकरार वैसा ही है लॉन्ग वो जंप का। रिकॉर्ड लॉन्ग जंप का आपके नाम आपके है। अभी वैसा ही है। लेकिन अच्छा उस टाइम भी फिर +2 में था मैं, उस टाइम में मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल नहीं पाया। हुँ, फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ली। सो बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ली तो बीए इंग्लिश ऑनर्स में फिर मंडी में हमारी मीट हुई जिसमें मेरा लॉन्ग और ट्रिपल में फिर गोल्ड था हुँ, और ये मैंने फर्स्ट टाइम इंटर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया। तो इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा जो था वहाँ पे वो सिल्वर मेडल था। जी। ये नॉर्थ जोन थी। तो अब एक है कि जैसे मैंने जो रिकॉर्ड मैंने जो हिमाचल में बनाया हुँ, हुँ, उसका तो इनके पास पूरा है रिकॉर्ड है। हुँ, लेकिन जो मैंने चंडीगढ़ में बनाया और मेरी इंडिया में 6th पोज़ीशन थी, ओके, वो मैंने मारा था 14.95 मीटर्स। ओके। इट वाज़ अ लॉन्ग जंप, इट वाज़ ट्रिपल जंप। इट वाज़ ट्रिपल जंप, हाँ ओके, जी, वो था और मेरे उसमें इंडिया में 6th पोज़ीशन थी और लॉन्ग जंप में जो था वो मेरा 7.05 मीटर्स था। ओके। हालाँकि हिमाचल का रिकॉर्ड था 660 हाँ, तो वो हिमाचल का होना चाहिए लेकिन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड तो जो मेरी परफ़ॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में थी उसको काउंट करना चाहिए जो मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड नहीं था। ओके। तो मैंने 7.5 मीटर मार के और 15.5 मीटर मार के हुँ, हुँ, लॉन्ग और ट्रिपल मेडल जंप में इवेंट में पार्टिसिपेट किया। हुँ, हुँ, उसके बाद ऑल इंडिया में मैं ग्वालियर में हमारे एलएनसीपी में हुआ। ठीक है। तो कॉलेज में भी मैं +1 से लेके फाइनल तक हुँ, हुँ, बेस्ट एथलीट रहा कॉलेज का हुँ। और साथ ही में मैं धर्मशाला कॉलेज में उस कॉलेज टाइम में पढ़ रहे थे हाँ, आप। पढ़ रहा था मैं। ठीक है। और इंटर यूनिवर्सिटी का भी मेरे को सौभाग्य से कप्तानी करने का मिला एथलेटिक्स में। हुँ, हुँ, फुटबॉल का भी मैं 2 बार इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ और फुटबॉल की भी मैंने इंटर यूनिवर्सिटी की कप्तानी की है ओके, और दोनों बार ये जो हमारे इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुए थे, ये चंडीगढ़ में हुए थे। जी। फिर नॉर्थ ज़ोन में मेरा मैक्सिमम अभी तक जो है वो सिल्वर मेडल मैंने लिया है।
ट्रिपल जंप में, और ये हुआ था मेरठ में। ओके तो वहाँ पे भी मेरा डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज होके 15.15 हो गया था। ओके तो पर हिमाचल का रिकॉर्ड जो वो 13-16 मैंने किया था, तो 13-16 ही अभी तक चल रहा था, जो मेरे को खबर मिली कि पिछले साल किसी एक स्टूडेंट ने उसको तोड़ा है। ओके तो मैं बहुत खुश हुआ कि 37 साल बाद कोई रिकॉर्ड टूटा है। हम्म लेकिन अगर देखा जाए तो मीट तो मैंने 15 कुछ मारा है। हम्म अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी को तो वो रिकॉर्ड रखना चाहिए, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वो रिकॉर्ड नहीं रखा है वो मतलब नहीं रखा। और जो प्रेजेंटली जो मीट रिकॉर्ड है, मीट रिकॉर्ड जो मैं कह सकता हूँ वो टूटा है। इंटर यूनिवर्सिटी जो रिकॉर्ड जो मैंने इंटर यूनिवर्सिटी में एक मेडल लिया था, वो तो मेरे ख्याल उसको कंसिडर अवॉर्ड करना चाहिए। हम्म, लेकिन मीट रिकॉर्ड हाँ टूटा है, हम्म। लेकिन लॉन्ग जंप का जो है वो रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है। विकी भाई, जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का कोटा होता है नौकरियों में, और हाँ, आपके चमचमाते रिकॉर्ड थे जब आप पढ़ रहे थे या जब आप कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में थे, तो आपको उस कोटे का कोई लाभ नहीं मिला, स्पोर्ट्स कोटे का? देखिए मैं क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद बीए इंग्लिश ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एमबीए करने चला गया। ओके। तो एमबीए करने के बाद ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको पता ही है कि वैकेंसीज नहीं होती है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर्स में कोटा होते नहीं है। हम्म तो फिर मैं सबसे पहले मेरा जॉब लगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। हम्म तो फिर उसके बाद नेचुरली प्राइवेट सेक्टर में आप आफ्टर एवरी 3-4 इयर्स यू कीप ऑन शिफ्टिंग। हम्म तो बस फिर 24 साल की उम्र में मेरे ख्याल मेरे फादर के एक्सपायर हो गए थे। हम्म। उसके बाद प्रायोरिटी वो थी कि 24 साल की उम्र तक मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर छोड़ दिया था। आपने पिताजी की बात की, जी, मैं जी। दर्शकों को बता दूं कि विक्रम चौधरी जिन्हें उनके दोस्तों में विक्की के नाम से मशहूर है, ये स्वर्गीय चौधरी श्रवण कुमार जी के बेटे हैं, जो सांसद रहे, और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो है उसका नाम उनके नाम पे रखा गया जी, है। जी, जी। जब हम कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की बात करते हैं तो एक चीज अखरती है, वहां पे चौधरी श्रवण कुमार लिखने के बजाय वहां पे CSK लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो चौधरी शब्द ना आए, तो उसको लेके कभी आपने रिएक्ट किया कभी इस तरह से? देखिए ये अब ये एक कि मेरे पिताजी 1952 से लेके जी सक्रिय राजनीति में थे। पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उसके बाद उन्होंने आखिरी इलेक्शन 1994 में लड़ा। जी मेरे ख्याल हिमाचल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 18-19 इलेक्शन लड़े हों। जी और जीत उनको मिली, वो मिली सन 1977 में। अच्छा, हम्म लोग कहते हैं कि एमपी एमपी नहीं थे वो कभी भी। हम्म। वो पालमपुर से विधायक थे। ठीक सन है 1977 में वो पहली बार जीते। ठीक है। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने। जी और उसके बाद 1982 में फिर उन्होंने चुनाव तब बीजेपी से लड़ा, हम्म और वो फिर विधायक बने। क्योंकि सरकार हमारी नहीं बनी थी, तो हम्म इसलिए वो विधायक थे। हम्म और पालमपुर से वो विधायक थे, और वो शायद आज पालमपुर की हिस्ट्री में, जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, हम्म। तो वो एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने कंटिन्यूसली 2 बार वहां से चुनाव जीता। पालमपुर। पालमपुर से चुनाव जीता। ठीक है। आज तक कोई जो सबसे बड़ी बुटेल फैमिली है, हम्म उसको लगातार 2 बार किसी ने नहीं हराया। वो सिर्फ चौधरी श्रवण कुमार जी ने ही हराया था। हम्म पहले वो जनता पार्टी में थे, और हम्म उसके बाद जब बीजेपी बनी तो बीजेपी में आ गए। हम्म। तो तो नहीं, मेरा सवाल जो था, जो जो पालमपुर में जो एक ये अच्छा ये अब यूनिवर्सिटी वाला जो ये इशू है, अब CSK जहाँ सी पे ये लिखा अब रहता ये है। यूनिवर्सिटी 98 में जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, तो उन्होंने एक किया कि भाई इस विश्वविद्यालय का नाम चौधरी श्रवण कुमार के नाम से किया जाए। हम्म और उसके बाद मैं हम कई बार यूनिवर्सिटी में, हमें तो खैर बुलावा कभी आया नहीं। कभी हम्म भी यूनिवर्सिटी का कोई भी फंक्शन हो तो हम्म मे बी, अब मैं इस रीजंस मैं जानता नहीं हूँ। हम्म तो यही हमने कई बार उनको कहा कि ये शॉर्ट नेम क्यों लिखते हैं आप। तो कईयों ने कहा कि नाम बहुत बड़ा है। हाँ, तो हमने कहा जी नाम जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन जब नाम सरकार ने किया है तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं तो तो अभी खैर, भी ये आपकी मांग है यूनिवर्सिटी से कि आप बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं? हम तो चाहते हैं कि पिताजी का पूरा नाम वहाँ पे हो। और हमारे को किसी ने बताया भी था कि भी उनकी एक मूर्ति भी वहाँ स्थापित करेंगे। हम्म लेकिन लोग कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल होने की वजह से उनका नाम किया गया। बट आप सबको बता दें कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो बहुत है। जी जब मैं लॉ कर रहा था, हम्म तो मेरे ही टीचर ने कहा कि ये आपने चौधरी साहब लैंड टेनेंसी एक्ट एंड रूल 1972 पता है आपको? हम्म मैंने कहा जी हाँ पढ़ा तो है, रेवेन्यू में हम पढ़ रहे हैं उसको। हम्म तो कहते हैं इसकी देन, इसका ड्राफ्टिंग जो है आपके पिताजी ने की थी। हम्म तो
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ही वॉज द पर्सन हु ड्राफ्टेड दैट एक्ट। ओके। ठीक है, हम्म। प्रेजेंट हुआ वाई.एस. परमार थे उस टाइम, हम्म। क्योंकि मेरे फादर रेवेन्यू के बहुत बड़े वकील थे। ओके। तो वाई.एस. परमार जी ने अपने टाइम कहा कि मेरे को ऐसा एक्ट जो नेचुरली है, इंदिरा गांधी ने उसको सेंटर में भी किया था, हम्म। तो उन्होंने फिर इसकी ड्यूटी मेरे फादर साहब को लगाई थी, बिकॉज ही वॉज नॉट अ लेजिस्लेटर एट द टाइम। हम्म। तो उस टाइम चौधरी हरदयाल जी थे, तो उन्होंने विधानसभा में उसको प्रेजेंट किया था, ओके। बट अल्टीमेटली इट वाज ड्राफ्टेड हम्म। बाय माय लेट फादर। ओके। तो विकी ये भाई। कंट्रीब्यूशन है कि उसको मुजारा एक्ट भी कहते हैं। हम्म। तो आजकल जितनी भी लैंडलेस को जमीनें मिली है, उसका श्रेय जो है वो जो एक्ट था, वो ड्राफ्ट जो है वो आपके स्वर्गीय पिताजी ने किया था। किया था। विक्की भाई, आपके पिताजी की एक बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी थी, जी जी है जी ना? एक बड़े वकील थे वो, जी जी है ना? वकालत को आपने चुना, जी। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी वो आपने छोड़ दिया। आपने उस जमीन में आपने मतलब उस तरह से गंभीरता से राजनीति में नहीं आई। इसकी क्या वजह रही? देखिए, गंभीरता अब ये है, एक तो वो भी नहीं चाहते थे कि एक ऐसा हो कि एक परिवारवाद हम्म। एक पार्टी में चले कि मैं हूँ और मेरे बाद ही कोई आए। हम्म। तो उनके बाद आए, कई लोग आए। हम्म। चलो हम नहीं थे, हम बहुत छोटे थे, हम्म। और मेरे जो बाकी ब्रदर्स थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, तो उस कारण वो आ भी नहीं सकते थे। हम्म। लेकिन एक जो वैक्यूम होता है ना सर, हम्म। राजनीति में कोई वैक्यूम नहीं रहता है। अगर एक व्यक्ति चला गया तो उसकी जगह कोई और पार्टी का बंदा ले लेता है। हम्म। तो यही हुआ, हम बहुत छोटे थे, हम तो पढ़ ही रहे थे, और हम्म। जो बाकी मेरे ब्रदर्स थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम्म। तो इसलिए ना किसी ने कंसिडर किया, ना हमने आगे बोला। और जब हमें थोड़ी समझ आई कि राजनीति में क्या है, राजनीति करके आप लोगों के लिए कर रहे हो, अपने लिए तो कर नहीं रहे हो, लेकिन तब तक वो वैक्यूम भर चुका था। ओके। पर लेकिन भरा ऐसे पॉइंट, ऐसे लोगों से गया था कि जो जो उन्हीं की परंपराओं को आगे नहीं ले जा सके। अगर अगर वैक्यूम अगर पूरा नहीं होता तो आज शायद पालमपुर में बीजेपी होती। शांता कुमार जी 90s की उम्र में ये बोल रहे हैं कि हाँ, मैं ऊपर जाने से पहले एक बार पालमपुर में बीजेपी को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं हाँ। 90 साल की उम्र में ये बात बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपके पिताजी का विधानसभा क्षेत्र रहा है पालमपुर, तो देखिए, मैं शांता कुमार जी निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन मैं, छोटा मुंह बड़ी बात ही होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े जो एक संस्थान ही जिसको हम कह सकते हैं, कि उन्हीं के घर में उन्हीं की पार्टी हम्म। क्यों नहीं जीतती है, इस पे भारतीय जनता पार्टी अपने जो क्या कहते हैं विचार विमर्श करे, उनकी कमियां ढूंढे। और मैं ज़्यादा यही कह सकता हूँ, क्योंकि एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ थे, भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल वो गुरु हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो उन्हीं को ढूंढना चाहिए कि क्या क्या था? कारण थे। कि शायद उनकी भी कुछ गलतियां रही होंगी, क्योंकि 90 के बाद शांता कुमार जी भी इस विधानसभा में नहीं नहीं आए। जीती, नहीं आए। तो अब इतने बड़े व्यक्ति के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं भी मैनेजमेंट पढ़ा हूँ, तो जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है उसको एनालाइज करना चाहिए कि जितने बड़े नेता उनके घरों में ही क्यों उनकी पार्टी का ये हाल हो रहा है। ग्राउंड से आपका नाता आज से जो 30 साल 35 साल पहले था, अब वैसे का वैसा बना हुआ है। जी आप जी आज भी ग्राउंड से पूरी तरह से जुड़े हुए जी हैं। तो जी जी इस टाइम पे आप एक वेटरन जो खिलाड़ी है उसके रूप में बड़े चर्चित हैं। तो जब मैं मुख्य धारा से आप हटे, ग्राउंड में फिर भी डटे रहे, तो एज ए वेटरन जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में एज ए बताओ। वेटरन ये है कि मैं 45 प्लस में भी इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट था, ट्रिपल जंप में, हम्म। लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडलिस्ट था। ये कहाँ हुआ था ये ये? हुआ था मैंगलोर में। ओके। उसके बाद 50 प्लस कैटेगरी में मैं आ गया, तो लखनऊ में भी हम्म। जो मेरा है वो गोल्ड मेडल रहा था हम्म। ट्रिपल जंप में हम्म। इंडिया में। हम्म। और उसके बाद मेरे को मौका मिला श्रीलंका में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का, भारत को रिप्रेजेंट करने का। हम्म। वहाँ पे भी मैंने ट्रिपल जंप में किया और मेरे को वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला ओके। ट्रिपल जंप में ही। हम्म। उसके बाद मैंगलोर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद चंडीगढ़ में भी एक मीट हुई जिसमें भी मैं सिल्वर मेडलिस्ट था लॉन्ग जंप में, और ट्रिपल जंप में मेरा गोल्ड मेडल था। देखिए भाई, ये जो इस टाइम पे बड़ा सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, खासकर सिंथेटिक ड्रग को लेके, जी जी चिट्टे को लेके, और जी सरकार का पूरा फोकस है चिट्टे को लेके अवेयरनेस या उसको दूर करने के लिए छापेमारी हो रही। बच्चों को नशे से बचाने के लिए ग्राउंड का या खेल का क्या रोल रहता है, ये थोड़ा सा आपसे जानना सर, चाहेंगे। सबसे बड़ा रोल तो यही है कि जब ये
अब आज आप पुलिस ग्राउंड का हालत देख लीजिए। पुलिस ग्राउंड को छोटा करके उसमें एक टेनिस कोर्ट भी बना दिया गया है और साथ में आप पुलिस क्वार्टर्स भी देख रहे हैं। धीरे धीरे कल को वो ख़त्म हो जाएगा। हमने एक एजुटेशन भी किया था क्योंकि पुलिस ग्राउंड जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ना होते हुए ये पुलिस ने उसका अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन ठीक है, अगर कर लिया है तो उसको पहले तो खेलना भी बंद कर दिया था, परमिशन वगैरह थी। अभी भी कोई अगर कोई इवेंट करवाना हो तो शायद पैसे लेके परमिशन। और सिंथेटिक ट्रैक का भी यही है कि सिंथेटिक ट्रैक का, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एथलेटिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग वहाँ सैर करते हैं। तो उन जो हमारे मेरे ख्याल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ये कंसेप्ट पता नहीं है कि ये सिंथेटिक ट्रैक है किस चीज़ के लिए। जी। सिंथेटिक ट्रैक होता है सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और इसके साथ में ये इनकम्प्लीट है, आपके पास वार्म अप अरीना नहीं है। ये सिंथेटिक ट्रैक जो है वो सिर्फ है इवेंट करने के लिए। आप वार्म अप बाहर होंगे, सिर्फ जब आप इवेंट करने आएंगे तो या आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो तब आप उसमें कर सकते हो। लेकिन जो ये क्राइटेरिया बना रखा है कि पास देके वॉक करना, वो सिंथेटिक ट्रैक का मेन मकसद नहीं है। इसमें लोगों को भी इंजरीज होंगी क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक में बहुत फास्ट ट्रैक होता है। इसमें अगर लोग वॉक कर रहे हैं तो शायद कल को उनके काफ मसल्स में प्रॉब्लम या हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, वो समझते नहीं है। नहीं, पर मैं जो चिट्टे वाली बात कर रहा था, खेल का नशे के साथ जो मैं एक लिंक ढूंढ रहा था कि जो जो बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं या खेल में आ जाते हैं, क्या वो नशे से बचे रहते हैं? खेल की तरफ प्रेरित करके बच्चों खेल को। खुद ही एक ऐसा नशा है जो एक बार जो खेल के मैदान में आ गया वो इन सब कृतियों से दूर हो जाएगा। क्योंकि उसको फिर, क्योंकि अब जैसे हम खेलते हैं, हमें 5 बजे हमें कुछ होने लगता है कि नहीं भैया ग्राउंड चलो। तो मेरा इसी के साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि खेलों को लेके वर्तमान जो सरकार है उसका क्या रवैया है? क्या इस तरह से सरकार एक तरफ तो चिट्टे के प्रति बड़ा सेंसिटिव होके एक रुख अख्तियार कर रही है, तो जो अब आप बोल रहे हैं कि खेल खुद में एक नशा है और जिसको खेल का नशा होता है वो दूसरे नशों से बच जाता है, तो खेल को लेके जो वर्तमान सरकार है अब उसका देखिए, क्या? अब जैसे अब हम आपको बताएं कि जैसे मैं भी एक एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। पिछले 4 साल से हमें एक छोटी सी ग्रांट आती थी जिससे हमें हेल्प मिल जाती थी कि हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके बच्चों को प्राइजेस दे। लेकिन 4-5 साल से वो ग्रांट भी हमें आई नहीं नहीं मिल है। रही। और हमें जो इवेंट्स हम करते हैं ये हम स्पॉन्सरशिप से करते हैं। अब लेकिन आप खुद देखिए 30-35 इवेंट्स हैं तो ये स्पॉन्सर्स कितने होंगे? एथलेटिक्स वाला भी उन्हीं के पास स्पॉन्सरशिप लेने जा रहा है, बैडमिंटन वाला भी जा रहा है, टेबल टेनिस वाला भी जा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत करके मेडल ले आता है तो सरकार एकदम उसको नवाजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब उसको तैयार कर रहे हैं तो सरकार की जो जिसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जैसे धर्मशाला में देखिए सिर्फ एक एथलेटिक्स के वहाँ कोच हैं, एक शायद बैडमिंटन के भी आउटसोर्स हैं और कोई कोच नहीं है। तो उन प्रतिभाओं का क्या होगा? अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को चाहिए कि वो हर एक जिला जो है हेडक्वार्टर्स पे अच्छे अच्छे कोचेस रखें ताकि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। और कोचिंग का बहुत महत्व है। बिना कोचिंग के आदमी या एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं निकल सकता। तो जब सबसे बड़ा जिला हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा में देखो साई का अलग से सेंटर है, कबड्डी का है, तो लड़कियां वहाँ वर्ल्ड कप भी जीत के आई हैं, एशियन गेम्स भी जीत के आई हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे रेगुलर एथलेटिक्स कोच कौन है? कोई भी नहीं है। सिर्फ एथलेटिक्स में है, बैडमिंटन में आउटसोर्स है और ताइक्वांडो में है। उसके अलावा कोचेज ही नहीं है। और गेम्स कितनी है? तो सरकार को एटलीस्ट जो मेजर गेम्स हैं उनके कोच तो अपॉइंट करने ही चाहिए। तो सरकार को अगर बच्चों को सही मायने में सरकार गंभीर है कि नशे से बचाना है तो उनको खेल के मैदान तक लाना पड़ेगा और इसके लिए कोचों का होना जरूरी है। देखिए भाई, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है ना, चूंकि आप ओबीसी से संबंध रखते जी जी हैं, जी। है ना, पिछले आप 2 महीने पहले आपने 20 सितंबर को देखा कि ओबीसी इतना मुखर हुआ, कांगड़ा से लेके एक पैदल मार्च जो धर्मशाला तक हुआ बिल्कुल। और उनकी जो 20 मांगे थी समुदाय की, इसको लेके एक सरकार को ज्ञापन दिया डीसी कांगड़ा के माध्यम से। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो इस बार की जो डिमांड्स हैं उसको लेके क्या सरकार गंभीर है या नहीं है? तो आपकी तरफ से क्या सरकार को कहना देखिए, चाहेंगे? इस मामले में तो मैं कहता हूँ कि सरकार गंभीर, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ ओबीसी का। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने जोर से दिल्ली तक अपने जो डिमांड्स थी उनको उठाया था। 93 संशोधन,
103 संशोधन जो एकदम लागू कर दिया गया था, और EWS बढ़ा। EWS वाला, राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आज उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जनगणना नहीं हुई। आप जितने भी देखिए कि संगठन में, जब मैं कांग्रेस के संगठन में था, तो आप खुद देखिए कि 408 का प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, जिसमें से सिर्फ 8 ओबीसी वर्ग के थे। और जो प्राइम पोजीशंस है, चाहे गवर्नमेंट में है चाहे संगठन में है, वो ओबीसी को नहीं मिलती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अपने बलबूते पे मैं तो इतना कहता हूँ कि जितने भी आज हमारे बड़े लीडर्स हुए हैं, ये पहले इंडिपेंडेंट ही जीत के आए हैं, बारिंग फ्यू। मतलब अगर आप ओबीसी से संबंध रखते हैं और राजनीतिक नेतृत्व करने की आप में क्षमता है, तो आपको भी अपनी पारी निर्दलीय ही शुरू नहीं, करनी मैं क्या, देखिए आप रमेश धवाला जी को एग्जाम्पल दे रहे हैं। रमेश धवाला जी को देखिए, आज उनके बीजेपी में जो दुर्दशा है आप खुद ही जानते हैं जी, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट जीत के आए। और रमेश धवाला जी अगर चाहते, वो ओबीसी वर्ग से हैं, तो वो वीरभद्र जी जब उनको कैबिनेट मंत्री बना रहे थे, तो वो कह सकते थे ठीक है मैं कैबिनेट आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, आप ओबीसी का वो कर दीजिए, जो डिमांड है उनकी पूरी कर दीजिए। लेकिन वो तब किसी और की भक्ति में लीन थे, तो उन्होंने मिस किया। पवन काजल जी हैं, तो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, तो क्या आए वो भी इंडिपेंडेंट ही। हरदयाल जी, आप तो नगरोटा से हैं, तो हरदयाल जी का पहला इलेक्शन किस पार्टी में से था आप बताएंगे? निर्दलीय आए, इंडिपेंडेंट शुरू हुआ, आखिरी चुनाव भी उनका इंडिपेंडेंट था। उसके बाद हमारे कांग्रेस में सबसे बड़े नेता है चौधरी चंद्र कुमार जी, वो कौन सी पार्टी से सबसे पहले इलेक्शन जीत के आए थे? किससे? निर्दलीय। तो जब एक ओबीसी का जो व्यक्ति है वो निर्दलीय जीता है, उसके बाद पार्टी उसको बहुत महत्व देती है। लेकिन एज एन ओबीसी, क्योंकि उस टाइम तो ओबीसी होता भी नहीं था, ओबीसी तो 90 के बाद ही चला। तो मेजर जो मेरे फादर साहब थे, उन्होंने हमारे काफी लोगों को टिकट दिलवाया, लोग जीते भी। तो यही है कि संघर्ष हमने भी किया है, संघर्ष की राह पे चलना पड़ेगा। और वैसे बीजेपी कांग्रेस वालों को पता है कि आखिरकार इन्होंने जाना कहा है, ये 40,000 का भी एजिटेशन कर ले, जाना कहा है इन्होंने? कहीं नहीं जाना है, जाना तो हमारे पास ही आएंगे, तो इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अगर एकत्र हो गए लोग, इकट्ठा होके सोच लें कि हमने कुछ करना है, तब ही कुछ हो सकता है। विक्की भाई, मजा आया। मैं दर्शकों से ये बोलना चाह रहा हूँ, खासकर हमारे जो यंग दर्शक हैं, अगर आप एथलेटिक्स में अपने करियर की तरफ देख रहे हैं, तो आप विक्रम चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं। एथलेटिक्स में ये आज भी उतने सक्रिय है खेलों में जितने ये अपने कॉलेज के दिनों में। सर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक स्टेज दिया बोलने के लिए। धन्यवाद।